अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में। हुकूमत की जो इस्तदाएं थी वो तो मुस्तरद हुई, लेकिन आज एक सबसे इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जिसका मैं इन्हीं शाहिद हूं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक लंडे का रिपोर्टर हमारा, मुझे बड़ा तरस भी आया उसके ऊपर। अगर आपको वो वाकया सुन के मजा ना आया तो यकीन माने पैसे वापस। उसकी भी बात करेंगे। और पहले जरा बात कर लेते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट जो था, ये केस जो जब टेकअप हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने वेलकम किया आबिद जुबैरी साहब को। और आबिद जुबैरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो है वो इस केस में पेश हुए। अच्छा, इस केस में आज जो पीएम के वकील थे शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इरफान कादर साहब, तकरीबन 4 दफा वो रोस्टम के ऊपर उठ के आए, उनको वापस भिजवाया गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आज जब आबिद जुबैरी रोस्टम के ऊपर आए, उन्होंने कहा कि मैंने भी सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से इस केस में एक दरखास्त जो है वो दायर की है और मेरी सिर्फ 5 मारूजात है। उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त केस अपना पेश किया, मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि 63A के तहत किसी सूरत भी जो सिविलियन है उनका फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। जो उन्होंने फैसलों के हवाले दिए उनमें ना सिर्फ पाकिस्तानी कोर्ट्स के फैसले थे बल्कि अमेरिकन कोर्ट्स के भी फैसले उसमें शामिल थे। और उन्होंने फिर 99 की कुछ जजमेंट्स थी, उनके हवाले दिए। और फिर उन्होंने ये बताया कि अभी अगर इस स्टेज के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किसी सिविलियन का ट्रायल करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप आईनी तरमीम करें, और ये आईनी तरमीम करने की पोजीशन में नहीं है ये हुकूमत। और आपको एक खुसूसी अदालत बनाना होगी जिसमें आप फिर सिविलियन का भी ट्रायल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जो फौजी अदालतें होती हैं, फौजी अदालतों में जो इंसाफ करने वाला शख्स होता है वो जुडिशियल नहीं होता बल्कि वो एक एग्जीक्यूटिव का होता है। वो जाहिर है, एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि उसका अपना एक प्रोसेस है, उसकी अपनी एक थिंकिंग प्रोसेस है। जबकि जुडिशियल साइड का अगर बंदा होता है तो फिर वो प्रॉपर जज होता है, उसकी अपनी रीजनिंग होती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ट्रायल के बाद जब आपने मुख्तलिफ जब ये कोर्ट्स कायम हुई थी एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए हुई थी, और उसके बाद जो ट्रायल का भी एक ट्रायल के बाद एक जुडिशियल रिव्यू का भी हक दिया गया था उन कोर्ट्स में। और उसकी वजह ये थी कि चूंकि ये एक शुबा जाहिर किया जा रहा था कि शायद लोगों को फेयर ट्रायल का हक ना मिले, तो इसलिए उनको रिव्यू का भी हक मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू का हक दिया था उसकी वजह यह थी कि बदनीति का अंसर उसके अंदर शामिल था, कि मुमकिन है कि जो शख्स जो भी जिसका ट्रायल हो रहा है शायद उसको फेयर ट्रायल का हक ना मिले, तो इसलिए उसके ऊपर उन्होंने चैलेंज, उसको जुडिशियल रिव्यू दिया था उसके ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि याहिया अफरीदी साहब ने सवाल किया बुनियादी तौर पे कि आप क्या ये कहना चाहते हैं कि पहले किसी भी मुलजिम को जो है वो पुलिस गिरफ्तार करे और उसके बाद सिविल कोर्ट जो है वो उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद करें और उसके बाद फिर उसको मिलिट्री कोर्ट्स के कस्टडी में दिया जाए। तो इस पे आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि कानून में मुजरम नाम का कोई लफ्ज नहीं है, मुजरम कोई नहीं होता उस वक्त तक जब तक उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद ना हो जाए। फिर सीजे ने पूछा कि आपने जो लियाकत हुसैन केस का हवाला दिया है उसमें भी वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री अथॉरिटीज जो होती हैं वो सिर्फ तहकीकात कर सकती हैं, वो किसी भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकती। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये जो एक्ट है ये किस हैसियत से लगेगा, ये कौन ये फैसला करेगा कि किसी भी शख्स के ऊपर मिलिट्री कोर्ट के तहत उसका ट्रायल चलना है, उसके ऊपर ये मिलिट्री वाला एक्ट लगना है या नहीं लगना। तो फिर आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि सर सवाल ही यही है कि पिक एंड चूज हो रहा है, कुछ लोगों के ऊपर ये लग गया, कुछ लोगों के ऊपर नहीं लगा। और जो इसके साथ साथ उन्होंने जो एक सीक्रेट एक्ट था वो भी लगाना शुरू कर दिया और वो भी कुछ लोगों के ऊपर लगाया। फिर अटॉर्नी जनरल जब इनके दलाइल खत्म हुए तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम के ऊपर आए और उन्होंने बात बढ़ाई यही से कि जो है वो हम फुल कोर्ट की इस्तदा करते हैं। तो जैसे ही फुल कोर्ट की इस्तदा हुई ना तो इतने में हमारे कोलीग हैं हसन अयूब साहब भागते भागते असद तूर के कान में आके कहते हैं कि ये वो खबर थी जिसका मैं आपको बता रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। ये वो खबर थी फुल कोर्ट वाली। और क्या खबर थी भाई कि चीफ जस्टिस ने उमर अता बंदयाल साहब ने खुद अटॉर्नी जनरल को कहा है कि भाई मुझसे आकर ओपन कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट मांगो और मैं आपको फुल कोर्ट दे दूंगा। अच्छा, जब ये उन्होंने आकर बताई ना जल्दी जल्दी और फिर वो चले गए वापस, तो मैंने तो
रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि हसन अयूब को पता चल रहा हो और चीफ जस्टिस खुद अटॉर्नी जनरल को ये कह रहा हो, चीफ जस्टिस जिसने आज तक फुल कोर्ट बनाया ही नहीं है वो ये सुनना पसंद नहीं करते। मतलब अभी जो एक्सपीरियंस हुआ है 25 मिनट की काजी फाइज ईसा की तकरीर के बाद चीफ जस्टिस फुल कोर्ट नहीं बना सकते, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। हसन अयूब कहता है कि मैंने आपको जो बताया था ना कि मैं बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं, जो मैं बहुत बड़ी खबर दूंगा वो खबर मेरी ये थी कि चीफ ने खुद कहा हुआ है अटॉर्नी जनरल को कि फुल कोर्ट बनाए। अच्छा, जब दलाइल आगे शुरू हुए तो वो तो मैं तो सोच रहा था कि अब बेचारा क्या तेरा क्या बनेगा कालिया। दलाइल शुरू हुए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी, जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फुल कोर्ट से मामला शुरू करें तो इसके ऊपर उन्होंने हवाले भी दिए मुख्तलिफ, और याहिया अफरीदी साहब का जो है वो नोट भी पढ़ा। तो चीफ साहब ने कहा कि मैंने भी ये नोट पढ़ा है लेकिन दस्तयाब नहीं है जजेस। कुछ जजेस मुल्क से बाहर चले गए हैं, अतर मिनल्ला बाहर चला गया हुआ है, कुछ जजेस ने पहले ही इसके ऊपर आकर बैठे और उन्होंने एतराज कर दिया, वो रिक्यूज कर गए, और एक जज के ऊपर खुद हुकूमत ने एतराज किया। तो वो डिटेल्स में आगे चल के आपको बताता हूँ। तो इस पे चीफ साहब ने कहा कि तो चलें अच्छी बात है, जो लोग अंदर हिरासत में उनके खानदानों से उनको मिलने जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक ने जो आज इनकी दुर्गत बनाई है, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप जरा 26 जून का भी आर्डर उठा के पढ़ें। एक तरफ हुकूमत जो है वो हमसे फुल कोर्ट मांग रही है और दूसरी तरफ उसी हुकूमत ने एक बेंच के मेंबर के ऊपर एतराज उठाया था। तो अब आप हमें समझ नहीं आ रही कि आप मांग क्या रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। और आप उन्होंने कहा जी दस्तयाब जजेस के ऊपर फुल कोर्ट बना दें। उन्होंने कहा फिर अगेन कि कौन ये फैसला करेगा कि कौन से जजेस दस्तयाब हैं और कौन से जजेस दस्तयाब नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि 17 जजेस से भी जायद सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा जो जजेस अगर 17 हैं तो आप ये कहते हैं कि 17 से भी जायद जजेस का बनाए। इतने में अटॉर्नी जनरल जो है वो आए, उन्होंने खुद कान में कोई सरगोशी की, उनको फिर जो है वो रोक दिया गया, उनको मना कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने उनको सुनने से इनकार कर दिया, वो चले गए। फिर दोबारा फुल कोर्ट की बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि चीफ साहब ने कहा जी कि फुल कोर्ट बनाने की जो है वो जहां तक आप बात आपने की है, इसका जो है वो मसला ये है कि जजेस अवेलेबल नहीं है। इस दफा फिर इरफान कादर रोस्टम के ऊपर आ गए। अच्छा, तकरीबन 4 दफा वो रोस्टम के ऊपर आए और आखिर में जैसे एजाजुल हसन साहब ने चीफ जस्टिस आपको कहा कि यार इनको बताएं, हम इनको सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा सब्र कर लें, अपनी बारी के ऊपर आकर इंतजार कर लें। तो फिर उसके बाद चीफ साहब ने कहा कि मैं हर जज के रिमार्क्स जो है उनका एहतराम करता हूँ, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का भी नोट्स मैंने पढ़ा है, उन्होंने अदालतों के एतमाद की जो है उसके ऊपर बात की है। लेकिन मसला ये है कि ये केस छुट्टियों में सुना जा रहा है, और उन्होंने कहा कि जो तमाम जजेस थे इस्लामाबाद के अंदर मौजूद, उन सब से ये इस्तदा की गई थी उनसे कि ये केस सुने, और 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस पहले ही उठकर चले गए। एक जज के ऊपर हुकूमत ने एतराज किया, उन्होंने ग्रेस दिखाई, वो चले गए। फुल कोर्ट बनाना जो है वो मुमकिन नहीं है, और 3 जजेस ने ऑलरेडी इनकार कर दिया हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल है वो बड़ा सख्त है, और फौजी कानून एक बहुत सख्त कानून है, और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनके साथ सख्ती से नहीं निपटा जाना चाहिए। आईनी सवालात के जवाब चाहते हैं, और हम आपको जो है वो कल सुनेंगे। और फिर यूं ये केस चला गया। तो मैं दोस्तों से पूछ रहा था यार ये हसन अयूब की खबर का क्या होगा। मतलब हसन अयूब के पास ऐसी खबर है कि दुनिया में किसी के पास नहीं है, खुद चीफ जस्टिस के पास भी नहीं है, कि चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि यार मुझसे ओपन कोर्ट में फुल कोर्ट मांगो और मैं आपको फुल कोर्ट दे दूंगा। और चीफ साहब कहते हैं भाई मेरे पास तो जजेस ही नहीं है, जो जजेस थे वो मैंने सारे लगा दिए, सबसे मैंने कहा था सुन लो। पता नहीं हसन अयूब साहब के जो सोर्सेज है ना वो कितने कमाल है। मुझे तो रश्क आया है हसन अयूब की साफत पे और उनके सोर्सेज पे। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।